जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत और वियतनाम के बीच जल्द ही ब्रह्मोस मिसाइल की डील। भारत की लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल का नया परीक्षण। भारत के स्टार्टअप ने इंडियन आर्म फोर्सेस को डिप्लॉयमेंट के लिए डिलीवर किया लेजर वेपन सिस्टम। और पाकिस्तान में भारत के एक और दुश्मन को रहस्यमय परिस्थितियों में किया गया है हॉरिफाइड। 5 से 7 मई तक वियतनाम के प्रेसिडेंट भारत की ऑफिशियल विजिट पर रहेंगे और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके इस विजिट के दौरान भारत और वियतनाम के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डील को अंतिम रूप दिया जा सकता है। और इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रस्तावित पैकेज में कोस्टल डिफेंस के लिए शोर बेस्ड ब्रह्मोस बैटरीज के साथ ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स और मिसाइल्स का इनिशियल बैच ये सभी शामिल रहेगा। और इस डील की जो वैल्यू है वो 5800 करोड़ रुपीज़ तक हो सकती है और जो कि हाल ही के वर्षों में वियतनाम की सबसे बड़ी रक्षा खरीद में से भी एक होगा। इसके अलावा एक और अपडेट है, जैसे कि अभी हाल ही में DRDO चेयरमैन ने कंफर्म किया था कि जो भारत के स्वदेशी लॉन्ग रेंज की एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल है तो उसके नए ट्रायल्स जल्द ही शुरू किए जाएंगे। तो अब इससे ही संबंधित कुछ रिपोर्ट्स सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं कि जो भारत का ये लॉन्ग रेंज का एंटीशिप मिसाइल वाला प्रोग्राम है ये अपने ट्रायल्स के फेज़ 2 में एंटर कर चुका है और ओडिशा कोस्ट से इसके फ्रेश ट्रायल्स कंडक्ट किए गए हैं जो कि सफल रहे थे। लेकिन आपको ये भी स्पष्ट कर दें कि अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इन रिपोर्ट्स पर ना तो DRDO ना ही रक्षा मंत्रालय कहीं से भी कोई ऑफिशियल कमेंट देखने को नहीं मिला है। भारत की पुणे बेस्ड डिफेंस टेक स्टार्टअप जिसका नाम है ओली स्पेस, तो इन्होंने सफलतापूर्वक स्वदेशी तौर पर बनाए गए डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम की प्रोडक्शन यूनिट इंडियन आर्म फोर्सेस को डिलीवर कर दी है। और इसका कंफर्मेशन कंपनी के फाउंडर जेम्स सोलोमन ने अपने लिंक्डइन पोस्ट से दिया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो यूनिट उन्होंने डिलीवर करी है वो कोई प्रोटोटाइप नहीं है, कोई डेमो यूनिट नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर नहीं है, बल्कि एक एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट है जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस के ऑपरेशनल यूज़ के लिए डिप्लॉय की जाएगी। और कंपनी का जो ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है इसे मुख्य रूप से ड्रोन्स जैसे एरियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके एक शॉट की जो कीमत है वो $1 से भी कम पड़ेगी। और ओली स्पेस के जो ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम्स हैं तो इसमें भी अलग अलग टाइप के सिस्टम्स आते हैं और इन सिस्टम्स को इस तरह से बनाया गया है ताकि इन्हें व्हीकल्स, शिप्स तो इन पर आसानी से इंटीग्रेट करके इस्तेमाल किया जा सके। ये 1 से 8 किलोमीटर तक की दूरी तक दुश्मन ड्रोन्स को बड़ी आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक उनके इस डायरेक्टेड एनर्जी वेपन में एंटी सैटेलाइट हार्ड किल सिस्टम्स भी शामिल हैं। इसे क्लोज कॉम्बैट, पेरीमीटर डिफेंस तो इस तरह के अलग अलग रोल्स के लिए बनाया गया है और एक कुछ ही सेकंड्स के अंदर दुश्मन के इक्विपमेंट को डैमेज करने में सक्षम है। और इसमें 70% से अधिक के स्वदेशी कंटेंट का इस्तेमाल किया गया है। और अभी 4 मई से 6 मई तक जो नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2026 आयोजित होने वाला है तो इस इवेंट के दौरान भी कंपनी अपने इसी सिस्टम का एक लाइव डेमो देने वाली है। और उनके इस लेजर वेपन की जो पावर है वो 2 किलोवाट से 50 किलोवाट तक है और रिस्पॉन्स टाइम 3 सेकंड से भी कम है। ये किसी भी तरह के रडार, किसी भी तरह के सेंसर्स और AI ट्रैकिंग सिस्टम के साथ भी वर्क कर सकती है। भारत की ड्रोन टेक फर्म आइडिया फोर्ज ने एक जैपनीज फर्म डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल्स के साथ एक MOU साइन किया है और जिसके तहत कंपनी न केवल अपने आप को ग्लोबल लेवल पर एक्सपेंड करेगी बल्कि इसके साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन के AI पावर ड्रोन्स को विकसित भी किया जाएगा। और इस पार्टनरशिप के तहत जो आइडिया फोर्ज है वो अपने ड्रोन प्लेटफॉर्म्स में इस जैपनीज फर्म DMP के DIL सिस्टम ऑन चिप को इंटीग्रेट करेगी और जो कि रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग और एडवांस्ड विजुअल सेंसिंग के माध्यम से ड्रोन्स की ऑटोनॉमस परफॉर्मेंस को इन्हेंस करेगा। इसके अलावा जो जैपनीज फर्म है वो इस पार्टनरशिप के हिस्से के तौर पर तो वो जापान में आइडिया फोर्ज के गो टू मार्केट पार्टनर की तरह भी सर्व करेगी। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि डॉक्टर DK सुनील के रिटायरमेंट के साथ ही अब श्री रवि कोटा ने HAL के नए प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया है। और इस भूमिका से पहले श्री रवि कोटा ने कई सारी महत्वपूर्ण लीडरशिप रोल्स को निभाया है और जिसमें वो LCA तेजस डिवीज़न के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और जनरल मैनेजर भी रह चुके हैं। और HAL के लिए कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स को अंतिम रूप देने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जैसे कि एयरफोर्स के लिए 180 तेजस एयरक्राफ्ट की डील और एयरफोर्स और आर्मी के लिए 156 LCH प्रेजेंट की डील। और जो श्री रवि कोटा है वो तेजस प्रोग्राम के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और इसी वजह से उन्हें LCA मैन भी कहा जाता है। और अब HAL के प्रमुख के तौर पर उन्होंने कार्यभार एक ऐसे समय पर संभाला है जब इसी महीने भारतीय वायुसेना और HAL के बीच तेजस मार्क 1 की डिलीवरी को लेकर हाई लेवल की रिव्यू मीटिंग शेड्यूल की गई है। और इस मीटिंग के बाद ये डिसाइड होगा कि जो तेजस मार्क 1 फाइटर्स हैं वो एयरफोर्स में इंडक्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं या नहीं। USTR यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, तो इनकी जो रिपोर्ट है उसमें इस बात को मेंशन किया गया है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए अमेरिका ने भारत को 2026 की प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है। इस रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया गया है कि IP राइट्स के प्रोटेक्शन और एनफोर्समेंट के मामले में जो भारत है वो दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है।
अमेरिका का यह कहना है कि भारत ने आईपी प्रोटेक्शन के मामले में कुछ प्रोग्रेस जरूर करी है, लेकिन अभी भी कई सारे इश्यूज बचे हुए हैं, और जिसमें पेटेंट सिस्टम में देरी, पायरेसी, काउंटरफिटिंग, स्लो लीगल प्रोसेस, तो इन सभी प्रॉब्लम्स को मेंशन किया गया है। तो अब भारत को इस प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखने का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यही है कि जो अमेरिका है वो अभी भी भारत के आईपी सिस्टम में कई सारे गंभीर इश्यूज को देखता है। और साथ में ये भी कहा गया कि भारत अमेरिका बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस के माध्यम से अमेरिका इस आईपी वाले मामले पर भारत के साथ आगे भी लगातार इंगेज रहने का इरादा रखता है। और ये रिपोर्ट एक ऐसे समय पर है जब भारत और अमेरिका के बीच टेक ट्रांसफर के साथ जेट इंजन की डील पर नेगोशिएशंस चल रहे हैं। और बाकी इस लिस्ट में यूएस ने भारत के अलावा इंडोनेशिया, चाइना, रशिया, चिली, वेनेजुएला, तो इनको भी रखा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सुमोरों के संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का एक सीनियर ऑपरेटिव काफ़ी रहस्यमय परिस्थितियों में मरा हुआ पाया गया है। और इस सुमर का नाम है सज्जाद अहमद, जो कि ओरिजिनली बारामूला से था और हिजबुल का कमांडर था, और फिर कई दशकों से पाकिस्तान में रहकर ही वहाँ से ऑपरेट कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसने वेपन्स की ट्रेनिंग के लिए 1997 में पाकिस्तान में ट्रैवल किया था, और जम्मू कश्मीर में कई अलग अलग आतंकी गतिविधियों की प्लानिंग में ये मुख्य रूप से शामिल था। अब बाकी हॉरिफाइड हुआ कैसे है, किसने करा है, क्या इसमें किसी अज्ञात बंदूकधारी का हाथ है या फिर किसी और का, तो वो कंफर्म नहीं है। लेकिन ये कंफर्म है कि इसके साथ ही पाकिस्तान में हॉरिफाइड होने वाले भारत के दुश्मनों की लिस्ट में ये एक और नया नाम जुड़ चुका है। बाकी एक अपडेट यह है कि इस महीने कंबोडिया में इंडियन आर्मी और रॉयल कंबोडियन आर्मी के बीच बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज सिनमैक्स के दूसरे एडिशन को आयोजित किया जाएगा, और जिसमें दोनों देशों की आर्मीज अपने बीच के पार्टनरशिप को इन्हेंस करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करेंगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अपडेट है कि चेन्नई बेस्ड एरोस्पेस स्टार्टअप जिसका नाम है दशग्रीव एरोस्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, तो इन्होंने सफलतापूर्वक मिड सी कंडीशंस में अपने हाई ऑल्टीट्यूड एयरशिप को टेस्ट किया है, और इन ट्रायल्स के दौरान इस प्लेटफॉर्म की ओपन सी कंडीशंस में स्टेबल डिप्लॉयमेंट और ऑपरेशंस, ऑन बोर्ड पेलोड सिस्टम्स की फंक्शनल परफॉर्मेंस, ग्राउंड स्टेशन के साथ एक रिलायबल रियल टाइम कम्युनिकेशन और लाइव कंडीशंस के अंडर कंटिन्यूस टेलीमेट्री और डेटा ट्रांसमिशन, तो इन सभी चीज़ों को वैलिडेट किया गया था। और एक तरह का हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम है, और आपको स्पष्ट करते हैं कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स सैटेलाइट्स और यूएवीज के बीच के गैप को फिल करते हैं। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2017 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायब सूबेदार परमजीत सिंह और बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2008 में 6 असम राइफल्स के राइफलमैन कृष्णा कुमार तिर्की और राइफलमैन पीपी भास्कर ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि अर्जुन टैंक को भारतीय सेना की सर्विस में कौन से वर्ष में इंडक्ट किया गया था? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।